नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो उत्तराखंड से संबंधित क्या आयोग आपकी परीक्षाएं करवाता है, ठीक है, उसी के साथ साथ ही आपका जो सेंट्रल लेवल, ठीक है, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है, जो भी आपके क्या हो जाते हैं, जो आपके सरकारी परीक्षाओं संबंधित जो क्या होंगे एग्जाम होंगे, उनसे महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम क्या कवर करेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल के बारे में परिचर्चा करेंगे। वीडियो महत्वपूर्ण होगी, ठीक है, और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वहां आपको क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, जो क्या उत्तराखंड यूके पीएससी जो आपका जो क्या लोअर पीसीएस, ठीक है, लोअर पीसीएस और लेक्चरर स्क्रीनिंग, ठीक है। आज ही आपके लिए क्या एक अपडेट आई थी कि इस बार क्या होगा, स्क्रीनिंग परीक्षा को क्या हटाने जाने की संभावनाएं क्या व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल ये वेबसाइट पे नहीं आता तब तक हम क्या इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होना है, देखना है, ठीक है। इसी प्रकार की हम परिचर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास की, ठीक है, तो प्राचीन इतिहास आप क्यों पढ़ रहे हैं, बताइए मुझे, क्यों प्राचीन इतिहास को हम जान रहे हैं, कहाँ से जान रहे हैं, क्या उसके स्रोत हैं, ठीक है। अभिलेख हो गए, पुरातात्विक स्रोत हो गए, आदि ऐतिहासिक काल वाले स्रोत हो गए, ठीक है। आप अभिलेख पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पुरातात्विक विदों द्वारा प्राप्त किए गए स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सब इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो उसी में आज हम बात क्या करेंगे, जो क्या है पुरातात्विक स्रोत हैं, इसके बारे में। पुरातात्विक स्रोतों में क्या आता है, अभिलेख आते हैं। अभिलेख मतलब क्या होता है, बताओ मुझे। अभिलेख मतलब कि किसी के द्वारा उत्कीर्ण लेख, अभिलेख, प्राचीन अभिलेख ताम्रपत्रों में होते थे, ठीक है। और भुर्ज नाम की वृक्ष पे हमने एनसीईआरटी में बताया था कि जो प्राचीन काल में क्या थे, प्राचीन समय में जो क्या मिलते थे, अभिलेख मिलते थे, वो भुर्ज नाम की छाल, वृक्ष के छाल में भुर्ज, भुर्ज एनसीईआरटी में आपको ये मिलेगा, ठीक है, एनसीईआरटी में मिलेगा भुर्ज नाम का। कहाँ, कश्मीर एरिया में पाया जाता था भुर्ज नाम का ताड़पत्र, ठीक है, ताड़पत्रों में लिखा जाता था अभिलेख, ठीक है। शिलालेखों में, ठीक है, पत्थरों में, शैलाश्री में, बहुत ऐसे स्थानों में आपको क्या मिलते हैं, आपको देखो अल्मोड़ा के कहाँ पे, लाखू उड़िया हो गया, गोरखा उड़िया हो गया, ठीक है, किमनी हो गया, हुडली हो गया, एलोरा हो गया, एजंता हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको क्या क्या मिलते हैं, अगर आपको कुछ स्रोत प्राप्त हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी प्राचीन काल के इतिहास को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख आते हैं। अगर बात करूँ तो सबसे प्राचीन अभिलेखों की बात करूँ तो वो पाषाण में, पाषाण मतलब होता है पत्थर, ठीक है, शिलाओं में, बड़े बड़े पत्थरों में, ठीक है, स्तंभों में, ताम्रपत्रों में, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण थे। अब हमने बोला कि जो प्राचीन भारत में जो क्या थे, अभिलेख प्राप्त हुए, हमें पत्थरों से प्राप्त हुए, ठीक है, शिलाओं में प्राप्त हुए, ठीक है, स्तंभों में, ताम्रपत्रों में, ताम्रपत्र हमने बताया भुर्ज नाम की वृक्ष की छाल का ताम्रपत्र का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, दीवारों में तथा प्रतिमाओं पर क्या उत्कीर्ण हमें क्या मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं। पूछेगा कि अभिलेख के अध्ययन को क्या एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है, अभिलेख के अध्ययन को क्या एपिग्राफी कहा जाता है। निम्नलिखित में से अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीन अभिलेख पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य एशिया में कहाँ बोगज कोई से प्राप्त हुआ, ठीक है। सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त हुआ है, जिसमें वैदिक देवताओं के नाम मित्र, वरुण, इंद्र और नारसत्य का क्या मिलता है, नाम क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमने बताया अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख आपने बोला मध्य एशिया से प्राप्त हुआ, नाम क्या है अभिलेख का, बोगज कोई अभिलेख है। उसमें क्या मिलते हैं, जो वैदिक काल के देवता थे, नाम क्या हो गया, मित्र हो गया, वरुण हो गया, इंद्र हो गया, नासत्य हो गया, ठीक है। बोगज कोई के अभिलेख में इन देवताओं के नाम आपको क्या मिलते हैं, उल्लेखित मिलते हैं, ठीक है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करूं तो किसके, अशोक के प्राप्त होते हैं। कब, 300 ईसा पूर्व,
पूर्व। ठीक है, आपको बता दूं कि अशोक ही ऐसा ऐसा राजा था जिसने जो अभिलेखों के माध्यम से सर्वप्रथम क्या जनता के माध्यम से पहुंचा। ठीक है, अशोक का कलिंग युद्ध आपको पता होगा। ठीक है, अशोक अपने आप में क्या था, अशोक के बारे में बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। अगर आप जानना चाहो तो हम अशोक की एक अलग से आपके लिए वीडियो लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के प्राप्त हुए। अगर आपसे पूछेगा उत्तराखंड में कहाँ से, तो अशोक के उत्तराखंड में कालसी नामक स्थान से प्राप्त हुए। कालसी कहाँ, आपने बोला कि देहरादून में टोंस यमुना नदी के संगम पर कालसी। ठीक है, उसमें क्या कहा गया था कि मैंने अपने राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए, जीवों के लिए, पशु पक्षियों के लिए क्या कर दिया है, चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। कालसी अभिलेख से ऐसा क्या मिलता है हमको पढ़ने में आता है। किसने पढ़ा कालसी अभिलेख, आपने बोला जेम्स प्रिंसेस ने। किसने, जेम्स प्रिंसेस ने ही 1837 में इनके अभिलेख पढ़े थे सर्वप्रथम। चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करूं तो अशोक के मिलते हैं। कब के, 300 ईसा पूर्व के। ठीक है, भाषा कैसी थी, अशोक के जो अभिलेख थे ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, खरोष्टी में मिले हैं, यूनानी में, अरमाइक लिपियों में मिले हुए। ठीक है, जो अशोक के अभिलेख थे ये 4 भाषाओं में हमें प्राप्त होते हैं, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी लिपि और अरमाइक लिपियों में प्राप्त होते हैं। ठीक है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है अशोक का नाम ना, अशोक 4 ही अभिलेखों में अशोक का क्या, अशोक नाम स्पष्ट होता है। मास्की हो गया, गुज्जरा हो गया, निट्टूर हो गया, उदगोलम हो गया। ठीक है, उदयगोलम हो गया। इन जो 4 अभिलेख है इसमें अशोक का नाम क्या है, स्पष्ट अशोक नाम स्पष्ट है मास्की, गुज्जरा, निट्टूर, उदयगोलम में। ठीक है, बाकी अन्य अभिलेखों में क्या मिलता है अशोक का नाम, देव नाम पीरी या पीरीदासी, मतलब देवों का पीरिय। ठीक है, और जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं किसके, अशोक के, उसमें नाम क्या है, देव नाम पीरीदासी या देव नाम पीरी है, मतलब देवों का प्यारा। केवल 4 अभिलेख ऐसे हैं, मास्की, गुज्जरा, निट्टूर और उदयगोलम, इनमें क्या है, इसका नाम, अशोक का नाम स्पष्ट रूप में मिलता है। ठीक है, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी लिपियों में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था सबसे पहले। ठीक है, जो अशोक के अभिलेख थे किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। कब, 1837 में। कौन से लिपि में, ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए थे। ठीक है, पूछेगा हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, राजा खारवेल का है। ठीक है, आर में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट है, यहाँ से स्टार लगा लेना। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, जिसे गिन्नार अभिलेख भी बोलते हैं, ये रुद्रदामन से ये क्या है, राजा रुद्रदामन से संबंधित है। रुद्रदामन का ये क्या है, अभिलेख है। ठीक है, नासिक अभिलेख पूछेगा तो गौतमी बलश्री, ठीक है, इसके रचनाकार हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख पूछेगा, समुद्रगुप्त किसका दरबारी कवि था, आपने बताओ समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, आपने बताया हरिसेन। हरिसेन क्या था, दरबारी कवि था, किसका, समुद्रगुप्त का। ठीक है, महाराजा धीराजा की उपाधि प्राप्त करता है। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त, महाराजा धीराज। ठीक है, ऐहोल अभिलेख पूछेगा तो किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का है। भीतरी स्तंभ अभिलेख पूछेगा, स्कंदगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख पूछेगा, मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ठीक है, दोबारा रिवीजन करेंगे, इंपोर्टेंट है, पूछेगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो राजा खारवेल से। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख पूछेगा, जिसे गिन्नार अभिलेख भी बोलते हैं, तो रुद्रदामन से। ठीक है, नासिक अभिलेख पूछेगा, गौतमी बलश्री रचनाकार हैं। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख पूछेगा, समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पूछेगा, पुलकेशिन द्वितीय हो गया। भीतरी स्तंभ अभिलेख पूछेगा तो स्कंदगुप्त हो गया। मंदसौर अभिलेख पूछेगा, ये किसका था, मालवा नरेश यशोवर्मन का था। VIMPI ये आप याद कर लेना, आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास को हम जान रहे हैं, इसके अध्ययन स्रोतों के बारे में चर्चा परिचर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले जो प्राचीन इतिहास है इसे हम 2 रूपों में अध्ययन करते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों में अगर हम बात करें तो अभिलेख आते हैं जो हमने पढ़ा। ठीक है, स्मारक एवं भवन आते हैं, सिक्के आते हैं, मूर्तियां हो गया, चित्रकला हो गया, और क्या मूर्तियां, इसमें क्या आते हैं,
क्या है, संलग्न है, जुड़े हुए हैं। अगर हम प्राचीन इतिहास को अध्ययन करें तो दो क्षेत्रों में, दो रूपों में, हम दो स्रोतों में इसका क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, जिसमें अभिलेख आते हैं, स्मारक एवं भवन आते हैं, सिक्के हो गया, मूर्तियाँ और चित्रकला आते हैं, ठीक है। जो दूसरा इसका क्या है, अध्ययन करने का स्रोत है इतिहास का, वो है आपका साहित्यिक स्रोत। वह क्या है, साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया है, एक भारतीय साहित्य, एक विदेशी साहित्य एवं विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें क्या होता है, भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा परिचर्चा मिलती है, उसके बारे में हमें क्या अध्ययन मिलता है। तो हम जो साहित्यिक स्रोत में पहला भारतीय साहित्य है उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करते हैं। भारतीय साहित्य को भी तीन रूपों में बांटा गया है, एक आपका धार्मिक साहित्य, एक आपका लौकिक साहित्य, एक आपका संगम साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में क्या आ जाते हैं, तो आपने बताया इसमें सर क्या आते हैं, इसमें भी आपके तीन साहित्य आते हैं। आपने बोला एक तो आपका आता है बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य जिसमें सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, अधिधम्म पिटक हो गया, ये रचित किए गए, ठीक है। सुत्त पिटक, ठीक है, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक हो गया, ठीक है। मिलिंद पन्हो हो गया, बुद्ध चरित हो गया, दिव्यावदान हो गया, ये सब क्या बौद्ध साहित्य के क्या है, ग्रंथ है, जिससे हमें इतिहास के बारे में, ठीक है, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा हमने बताया क्या, जैन साहित्य। जैन साहित्य में क्या क्या आ जाता है, परिशिष्ट वर्मन हो गया, ठीक है, भद्र भाव चरित हो गया, भगवती सूत्र हो गया, कल्प सूत्र आदि आदि, ये किसमें, जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं, जिससे हमें क्या प्राचीन इतिहास में क्या जैन साहित्य के बारे में क्या मिलता है, विवरण प्राप्त होता है। तीसरा आपका इसमें आता है ब्राह्मण साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, वेद आते हैं। वेद कितने, आपने बोला चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। दूसरा आपका ब्राह्मण ग्रंथ आता है, जिसमें ऐतरेय हो गया, कौशिकी हो गया, गोफत हो गया आदि, ये ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं, ठीक है। आरण्यक में क्या क्या आ गया, तैतरीय हो गया, मैत्रायणी हो गया, ऐतरेय आदि, किसमें, आरण्यक में आते हैं। उपनिषद कितने हैं बताइए मुझे, उसमें क्या क्या आएंगे, छांदोग्य उपनिषद हो गया, कंठ हो गया, ठीक है, बृहदारण्य उपनिषद आदि किसमें आते हैं, उपनिषद में आते हैं। जैसे चार वेद हैं वैसे ही क्या है, बता मुझे, वैसे ही वेदांग हैं। वेदांग कितने, छः, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये क्या है, वेदांग है। उपवेद, वेदों के क्या है, उपवेद हैं चार, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ठीक है। फिर आपका षड दर्शन आता है, सांख्य, सांख्य के रचयिता कपिल देव, आपको पता होना चाहिए, पूछता है। योग, योग के रचयिता कौन है, योग के वो कौन है, मुनि कौन है, पतंजलि है। न्याय के गौतम है, वैशेषिक के कणद हैं, पूर्व मीमांसा के क्या हैं, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। फिर वहीं उसमें महाकाव्य आता है, जिसमें रामायण किसके द्वारा, बताओ मुझे, वाल्मीकि द्वारा रचित है। महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित है। पुराण कितने पुराण बताइए मुझे, 18 पुराण, ठीक है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, और सबसे पुराना पुराण की बात करूं, यह आपका मत्स्य पुराण, ठीक है। फिर आपका उसी में स्मृति आता है, ठीक है, स्मृति आता है, जिसमें क्या मनु स्मृति हो गया, नारद स्मृति हो गया, और याज्ञवल्क्य क्या स्मृति हो गया। तो ये हमने क्या पढ़े, हमने ये क्या, जो भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य था उसमें हमने बौद्धिक साहित्य पढ़ा, जैन साहित्य पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, ब्राह्मण साहित्य पढ़ा। और इसी में भारतीय साहित्य में जो दूसरा पार्ट में इसे बांटा गया है वो है लौकिक साहित्य, जिसमें क्या कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के बारे में विवरण प्राप्त होता है। कलहण किसकी थी, राजतरंगिणी की। पाणिनि अष्टाध्यायी, ठीक है। देखो विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, ठीक है। देखो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की थी। मालविकाग मित्रम हो गया, रघुवंशम हो गया, मेघदूतम हो गया, किसके थे, ये कालिदास के थे। देखो हर्षचरित किसकी रचना है, बाणभट्ट की। अगर पूछेगा कादम्बरी तो बताना किसकी है, ठीक है। उसी में तीसरा हमें क्या मिलता है, भारतीय साहित्य में संगम साहित्य मिलता है, जिसमें तिरुकुरल हो गया, शिल्कापाधिकारम हो गया, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि, ये किसमें, संगम साहित्य में आते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, भारतीय साहित्य पढ़ा, जिसमें हमने धार्मिक साहित्य पढ़ा, जिसमें हमने बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और ब्राह्मण साहित्य पढ़ा। दूसरा हमने लौकिक साहित्य में हमने कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जाना, ठीक है। कलहण द्वारा रचित राजतरंगिणी के बारे में जाना।
पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी जाना, विशाखदत्त द्वारा मुद्रा राक्षस जाना, ठीक है, कालिदास की हमने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ठीक है, मालविकाग मित्रम हो गए, ठीक है, ये हमने जाने। और संगम साहित्य में तिरुकुरल हो गया, शिल्पाधिकारम हो गया, किसका, इलांगो द्वारा रचित है, ठीक है, मणिमेखले हो गया, जीवक चिंतामणि हो गया, ठीक है। और इसी में जो हमारा क्या था, साहित्यिक स्रोत में हमारा दूसरा था, वो था विदेशी साहित्य एवं विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें पहला आपका क्या आते हैं, यूनान एवं रोम के लेखक आते हैं, मैगस्थनीज, इंडिका इनकी रचना थी, ठीक है, टॉलमी हो गया, हेरोडोटस इस इतिहास के पिता हो गए, ठीक है, निर्याकस हो गया, और क्या, अरिम्बुटुम्बुलस हो गए, ठीक है। दूसरा इसमें आते हैं हमारे विदेशी में चीनी यात्री आते हैं, उस चीनी यात्री को फांसी दो, हमने ट्रिक बताया था, फाइयान हो गया, हुइंगसान हो गया, इत सिंह हो गया, सनयुंग हो गया, ये क्या है, ये चीनी यात्री हैं। और इसमें तीसरा पार्ट आपका किस में है, आपने बोला अरबी लेखक, जिसमें आपका क्या, अल सुलेमान हो गया, अल मसूदी हो गया, इब्न बतूता हो गया, ये आपके लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेना दोबारा। देखो, हमने बोला कि प्राचीन जो भारतीय इतिहास है, इसके अध्ययन स्रोत को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत, जिसमें अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला सम्मिलित हैं। दूसरा साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा जाता है, एक भारतीय साहित्य, एक विदेशी साहित्य या विदेशी यात्रियों के विवरण, ठीक है। भारतीय साहित्य हमने बोला कि इसे भी तीन भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और संगम साहित्य। हमने धार्मिक साहित्य को भी बताया, तीन भागों में बांटा गया है, बौद्ध साहित्य, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, मिलिंद पन्हो हो गया, बुद्ध चरित हो गया, दिव्यावदन, ये बौद्ध साहित्य में। दूसरा हमने बोला क्या, जैन साहित्य, जिसमें परिशिष्ट पर्वन हो गया, भद्र बाहु चरित हो गया, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि। तीसरा हमने बताया इसमें ब्राह्मण साहित्य, जिसमें वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, वेदांग हो गए, उपवेद हो गए, षड दर्शन आदि सम्मिलित होते हैं, ठीक है। दूसरा हमने बताया लौकिक साहित्य, जिसमें क्या, अर्थशास्त्र किसकी रचना है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ठीक है, एक ही व्यक्ति है। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के बारे में है, किसकी, कलहण की। अष्टाध्यायी किसकी, पाणिनि की। मुद्रा राक्षस किसकी, विशाखदत्त की, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग मित्रम हो गया, रघुवंशम हो गया, ठीक है। मेघदूतम हो गया, किसके, कालिदास के, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और पूछेगा हर्षचरित बाणभट्ट की। इसमें तीसरा हमने बताया संगम साहित्य, जिसमें क्या क्या आता है, हमने बोला तिरुकुरल हो गया, शिल्पाधिकारम हो गया, मणिमेखला और जीवक चिंतामणि हो गया। तो ये कितने, भारतीय साहित्य के तीन पार्ट पढ़े, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और संगम साहित्य। सेकंड हमारा क्या था, हमने पढ़ा कि क्या था, विदेशी साहित्य एवं विदेशी यात्रियों के विवरण, जिसमें हमने यूनान एवं रोम के लेखक पढ़े। मैगस्थनीज की प्रमुख रचना इंडिका हो गया, टॉलमी हो गया, इतिहास के पिता हेरोडोटस हो गए, निर्याकस हो गए, अरिम्बटोबुलस हो गए, ठीक है। चीनी यात्री में हमने आपको ट्रिक बताया, उस चीनी यात्री को फांसी दो, फाइयान हो गया, वेंगसान हो गया, इत सिंह और सतयुंग। चौथा हमने इसमें पढ़ा अरबी लेखक, जिसमें अल सुलेमान हो गया, अल मसूदी हो गया, इब्न बतूता हो गया, ठीक है। तो ये हमने सारा पढ़ लिया कि जो भारतीय क्या है, भारतीय जो क्या है इतिहास को जानने के स्रोत हैं, वो हमने जान लिया है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके जो आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में परिचर्चा करते हैं। वीडियो पसंद आए, महत्वपूर्ण है, तो उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी मुझे उन लोगों तक पहुंचना है जहां संसाधनों के अभाव है, जो अच्छे अच्छे कोर्स नहीं खरीद सकते, उन्हें हम निःशुल्क क्या करेंगे, शिक्षा प्रोवाइड करेंगे निःशुल्क। ये हमने क्या 3 से 4 किताबों का ये क्या है, निचोड़ है आपके लिए, ठीक है। 3 से 4 किताब प्लस एनसीईआरटी का निचोड़ है, आपको एक ही पीडीएफ में सारा ऐड करके दे रहा हूँ कि आपको इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर कहीं से भी पूछ ले, आप क्या करके आओ, आंसर बिल्कुल 1 नंबर क्या आओगे, छीन के आना पड़ेगा, ठीक है। देखो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ठीक है, बार बार असफल होने पे सफलता मिलती है, ठीक है। ये सफलता तो क्या है, असफलता का ही परिणाम सफलता होती है। तो असफल होगे तभी सफल होगे, पर आपको हार नहीं मानना है, पीछे नहीं हटना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, हमारे साथ आपको जुड़ना है। मेहनत और संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन मार्गदर्शन अगर चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि अपने तैयारी को कम समय में कैसे सटीक रणनीति के साथ क्या करें, पूरा करें। तो आइए अब एक एक करके आगे हम क्या करते हैं, परिचर्चा करते हैं। तो अब हम आगे अगर चर्चा परिचर्चा करें तो सबसे पहले हम जानेंगे स्मारक एवं भवनों के बारे में, ठीक है। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5500 वर्ष पुरानी सभ्यता का क्या होता है, पता चलता है। हड़प्पा और
मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा अगर हम बात करें तो कहाँ है, स्थिति क्या है, आपने बोला मांटगुमरी पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ, मांटगुमरी पाकिस्तान में है। खोजकर्ता कौन थे हड़प्पा के, आपने बोला दयाराम साहनी। कौन थे, हड़प्पा किसने खोजा, आपने बोला दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। कब, आपने बोला 1921 में। कब, 1921 में। किस नदी के तट तट पर है हड़प्पा, आपने बोला रावी नदी के तट पर है। ऐसे आप कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, दूसरा अगर बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी। कितनी, 8000 साल पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरी ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा हमने बताया 1921 में दयाराम साहनी ने, रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने खोजा। कब, 1922 में। किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, कहाँ, आपने बोला लरकाना पाकिस्तान। लरकाना पाकिस्तान में क्या, आपका मोहनजोदड़ो। किसने, राखलदास बनर्जी ने। कब, 1922 में। ठीक है, चन्हुदड़ो पूछेगा, कहाँ पे है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। MNG मजुमदार ने खोजा। कब, 1931। किस नदी पर, सिंधु नदी के तट पर। तो ऐसे आप क्या करेंगे, कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, वहीं देखो अंतर जिखेड़ा आदि की खुदाई से पता चला है कि लोहे का प्रयोग कब, 1000 ईसा पूर्व किया गया था। 1000 ईसा पूर्व किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं, देवलगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे, ललितपुर में है। ठीक है, भीतरगांव का मंदिर कहाँ, कानपुर में है, इंपॉर्टेंट है। अजंता की गुफाएं सुल्तानगंज में है। देखो अजंता की गुफाएं सुल्तानगंज में है। कहाँ पे है, सुल्तानगंज कहाँ पड़ता है, आप मुझे बताएंगे। कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर बताना। ये सब क्या है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे इतिहास के अंतर्गत आते हैं। और मंदिरों की अगर बात करूं तो मंदिरों को 3 शैलियों में क्या निर्मित होती हैं। एक आपकी नागर शैली होती है जिसमें उत्तर भारत के मंदिर आते हैं, जिसमें आपका कंदारिया महादेव को हम बोलते हैं। ये किस शैली का है, नागर शैली का है। ठीक है, बेसर शैली मध्य भारत के मंदिरों का निर्माण शैली है। द्रविड़ शैली क्या है, दक्षिण भारत के जो क्या है मंदिर है उनकी जो शैली है द्रविड़ शैली है, जिसमें क्या राज राजेश्वर या तंजावुर मंदिर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्के की बात करूं तो 206 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक सिक्कों की क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है। जो पुराने सिक्के थे, ये तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, शीशा हो गया, धातु हो गए, ये सभी क्या थे, इनके बने हुए थे। ठीक है, पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता, आहत सिक्के कहा जाता था। इन्हें पंचमार्क एवं आहत सिक्के भी पुकारा जाता था, जिनमें पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्र के क्या चिन्ह अंकित होते थे। ठीक है, जो हमें पंचमार्क मिले हैं, ठीक है, जो हमें आहत सिक्के मिले उनमें पेड़ हो गए, मछली हो गए, सांड हो गए, हाथी हो गए, अर्ध चिन्ह हमें प्राप्त हुए। जैसे आज आप सिक्के लेते हैं, सिक्के में आपको क्या मिलता है बताइए मुझे, 1 रुपये सिक्के में कैसी डिजाइन आपको मिलती है। ठीक है, तो वैसे ही जो सिक्के थे पंचमार्क एवं आहत सिक्के थे उनमें पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र प्राप्त होता था। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, हमने बताया समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के भी क्या होते हैं, प्राप्त हुए हैं, जो समुद्रगुप्त को क्या उसका संगीत प्रेमी होने का क्या करता है, प्रमाण व्यक्त करता है। ठीक है, चित्रकला की बात करूं तो अजंता में चित्रों का क्या मनोभाव सुंदर झलक भी मिलते हैं। ठीक है, मुहर्रे की बात करूं तो 3 प्रकार की मुहर्रे हमें प्राप्त हुई है, एक व्यापारिक, एक धार्मिक, एक आर्थिक। इनसे क्या होती है, हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त क्या मिट्टी के मुहर्रे भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये साहित्यिक स्रोत है, जो हमें इतिहास के बारे में पता कहाँ से चल रहा है, इन्हीं साहित्यिक स्रोतों से पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आ जाता है, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जो साहित्यिक स्रोत है इसमें ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ठीक है, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, रामायण हो गए, महाभारत हो गए, पुराण हो गए, स्मृति ग्रंथ हो गए। ठीक है, दूसरा है लौकिक साहित्य, इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवन्याय, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है साहित्य स्रोत के अंतर्गत। तो सबसे पहले अगर हम क्या करें, हम ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो वेदों द्वारा प्राचीन
ठीक है। वेदों द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जो वेद है हमारे चार, उसके द्वारा क्या हुआ है, जो प्राचीन आर्य थे उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। वेदों की संख्या कितनी है, आपने बोला सर 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, एक एक करके सभी वेदों के बारे में परिचर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद की बात करूं तो सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ऋचाओं में बद्ध है, कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 इसमें क्या है, ऋचाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या, ह्रोतु कहा जाता है। ठीक है, जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला पंडित होता है इसे ह्रोतु कहा जाता है। पहला एवं 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया था। ऋग्वेद का जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है ये अंत में जोड़ा गया था। तीसरा मंडल सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। ठीक है, जो ऋग्वेद का क्या है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना है, पूछ लेगा कि ऋग्वेद का क्या है, जो तीसरा मंडल है। ठीक है, सूर्य देवता सविता को समर्पित है, जिसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, 9वां मंडल में किसका उल्लेख है, सोम का उल्लेख है। 10वां मंडल में क्या, चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना है। चातुर्वर्ण्य मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की क्या है, कल्पना है। इसके क्या, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐत्रेय हो गया, एक कौशिकी तथा संख्यायन इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या ऋग्वेद के बारे में जान लिया। अब जानते हैं यजुर्वेद के बारे में। नियमों व विधानों का संकलन को हम यजुर्वेद कहते हैं। गद्य और पद्य में क्या है, संकलित है। यजुर्वेद क्या है, गद्य और पद्य में संकलित है। इसके 2 भाग हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले को क्या बोलते हैं, अधर्व्यु कहा जाता है, अधर्व्यु कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने बोला क्या, जो क्या है ऋग्वेद है उसके उच्चारण करने वाले को ह्रोतु कहा जाता है, तो यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले को अधर्व्यु कहा जाता है। इसके उपनिषद पूछेगा तो कंठोपनिषद और ईशोपनिषद हो गया, श्वेतार, स्वरोपनिषद और मैत्राणी इसके क्या है, उपनिषद है। अंतिम अध्याय पूछेगा तो ईशोपनिषद इसका क्या है, अंतिम अध्याय है। इसमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैतृ, इसमें क्या है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। तीसरा आपका जो वेद है वो क्या है, सामवेद है। तीसरा आपका क्या है, सामवेद है। जानते हैं सामवेद, साम का अर्थ क्या होता है, गान होता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 7 स्वरों की उत्पत्ति, सा रे ग म प ध नि, इसकी उत्पत्ति सामवेद से हुई है। कुल कितनी ऋचाएं, 1875 ऋचाएं हैं। मंत्रों को गाने वाले को क्या, उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। इसमें क्या है, सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश हो गया, ब्राह्मण हो गया, षड्विश ब्राह्मण। और उपनिषद की बात करूं तो एक आपका छांदोग्य उपनिषद, एक आपका जैमिनी उपनिषद। ठीक है, चौथा आपका जो वेद है वो आपका क्या है, वो है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद क्या है, इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद की गई थी, इसलिए इसे अथर्व अंगिरिस वेद भी कहा जाता है। अथर्व अंगिरिस वेद भी कहा जाता है। 731 इसमें सूक्त हैं। ठीक है, 20 अध्याय हैं, लगभग 6000 इसमें मंत्र है। जादू टोना से संबंधित है। धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, तंत्र मंत्र आदि से क्या आपका अथर्ववेद संबंधित है। ठीक है, एकमात्र इसका क्या है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, गोपथ है। ठीक है, उपनिषद की बात करूं, मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद तथा मांडकोपनिषद क्या है इसमें है, किसमें, अथर्ववेद में। ठीक है, इसी में भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद में क्या है, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, सत्य की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते। अथर्ववेद की कहा, मांडकोपनिषद में है। और अथर्ववेद में प्रजापति 2 पुत्रियों के बारे में, ठीक है, अथर्ववेद में ही जो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, सभा और समिति, अथर्ववेद में भी इनकी चर्चा परिचर्चा है। ARO में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों के बारे में वर्णन है, सभा और समिति के बारे में, तो अथर्ववेद में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेदांग के बारे में। वेदांग कितने, 6 वेदांग, कौन कौन से, शिक्षा हो गया, ठीक है, उच्चारण विधि बोलते हैं। ठीक है, ज्योतिष भाग्यफल हो गया, कल्प कर्मकांड हो गया, व्याकरण यानी शब्द उत्पत्ति या व्युत्पत्ति हो गया, निरुक्त भाषा विज्ञान हो गया, छंद आपका चतुष्पदी श्लोक हो गया। तो ये आपके क्या है, वेदांग है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। महाकाव्य की बात करूं तो 2 महाकाव्य, रामायण किसके द्वारा, बताओ मुझे, महर्षि वाल्मीकि द्वारा क्या है, रचित है, हमारा क्या है, आदि
काव्य है। दूसरा आपका महाभारत है, इसे जय संहिता भी कहा जाता था, वेद व्यास द्वारा क्या है रचित है। नेक्स्ट आपके पुराण आ जाते हैं। कितने पुराण? 18 पुराण, ठीक है। रचना कब हुई थी? 3री-4री शताब्दी में हुई थी, ठीक है। संकलनकर्ता कौन है? लोमहर्ष तथा उनका पुत्र उग्रश्रवा क्या है पुराणों को क्या है संकलन करता है। सबसे प्राचीन पुराण पूछेगा तो क्या मत्स्य पुराण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मणेतर साहित्य है, ठीक है। जो ब्राह्मण साहित्य है वो है, उसमें क्या आ जाता है? बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है, ठीक है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक लिखे गए थे। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अधिधम्म पिटक, ठीक है। विनय पिटक की बात करूं तो विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, ठीक है। जो संघ संबंधी नियम है किसमें है? विनय पिटक में है। इसका संग्रह किसने किया? उपाली ने किया, ठीक है। सूत्र पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। आनंद ने इसका क्या किया? संग्रह किया। अधिधम्म पिटक पूछेगा तो दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। मोगली पुतिस्तिस ने इसका क्या किया था? संग्रह किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है बौद्ध धर्म। किसमें? पाली भाषा में क्या है? पाली भाषा में लिखे गए थे बौद्ध धर्म, ठीक है। उसके ग्रंथ अगर बात करूं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ की बात करूं तो उसमें जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाएं मिलती है। जातकों में क्या? बुद्ध से संबंधित घटनाएं मिलती हैं। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ पूछेगा, कथा वस्तु हो जाएगा। महायान संप्रदाय का ग्रंथ पूछेगा तो ललित विस्तर और दिव्यावदन होता है, ठीक है। वहीं देखो दीपवंश और महावंश नामक दो पाली ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किन दो ग्रंथों में, पाली ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो दीपवंश और महावंश में, ठीक है। नागसेन द्वारा रचित क्या? मिलिंद पन्होर, ठीक है। पाली भाषा में है। हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में इसमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। देखो नेतिपकरण और अवदान शतक बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, कौन से नहीं है? तो नेतिपकरण और अवदान शतक किसके हैं? बौद्ध धर्म के ये ग्रंथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जुड़ना है और अपने सपनों को क्या करना है? साकार करना है। नेक्स्ट है जैन साहित्य की बात करूं, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था। जैन साहित्य में अगर बात करूं, परिशिष्ट पर्वन हो गया, ठीक है। भद्र बाहुचरित हो गया, ठीक है। आचारंग सूत्र हो गया, ठीक है। कलिका पुराण हो गया और क्या? त्रिशिष्टि लक्षण हो गया। महापुराण आदि प्रमुख है किसमें? जैन साहित्य में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन साहित्य का जो प्रारंभिक इतिहास है किससे? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना किसने? भद्रबाहु ने की थी। इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसमें जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास मिलता है? तो कल्पसूत्र में। किसने इसकी रचना की? भद्रबाहु ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट आपका क्या है? लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। राजतरंगिणी की रचना किसने? कल्हण के द्वारा की गई थी। आदिकाल से लेकर 1151 के आरंभ तक की कश्मीर की घटनाओं का वर्णन किसमें मिलता है? कल्हण द्वारा राजतरंगिणी में मिलता है। आदिकाल से 1151 के जो आरंभ तक जो कश्मीर की घटनाएं हैं, कश्मीर में जो क्या है, कश्मीर की जो घटनाएं व्यतीत हैं उसका किसमें हमें कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में क्या मिलता है? चर्चा परिचर्चा मिलती है। हमने बताया कि अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में आपका क्या मिलता है? बताओ। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। वर्तिका किसकी है? कात्यायन की है, ठीक है। महाभाष्य पूछेगा किसकी है? पतंजलि की है, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखदत्त की है। मालविकाग्निमित्रम मित्रम पूछेगा, ये किसकी है? कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? कालिदास की है। ऋतु संहार हो गया और आपका मेघदूतम हो गया, ये सब किसकी है? कालिदास की है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। ऐतिहासिक जीवनियाँ पूछेगा तो देखो बुद्ध चरित किसकी है? अश्वघोष की है, ठीक है। अश्वघोष की है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ठीक है। हर्ष चरित किसकी है? बाणभट्ट की है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। गौडवहु पूछेगा किसकी है? वागपति की है। विल्हण पूछेगा किसकी है? बताओ। विक्रमादेव चरित किसकी है? विल्हण की है, ठीक है। संध्याकर नंदी रामचरित है, ठीक है।
कुमारपाल चरित पूछेगा हेमचंद्र की, और क्या जयानकृत पूछेगा पृथ्वी राज विजय की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या है विदेशी साहित्य, जिसमें यूनान एवं रोम के लेखक आते हैं, चीनी यात्रियों का विवरण आता है और अरब यात्रियों का विवरण आता है। तो आइए इनके बारे में भी हम क्या करते हैं, परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम यूनान एवं रोम के लेखकों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें टेसियस आता है, क्या था, ईरान का राजवैद्य था टेसियस। ठीक है, हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है, पाँचवीं ईसी पूर्व इसने क्या हिस्टोरिका की रचना की थी। इतिहास का पिता हेरोडोटस, हौसे हिस्ट्री हौसे हेरोडोटस। ठीक है, सिकंदर पूछेगा बताओ मुझे किसका राजदूत था। इसके 3 राजदूत आए थे, एक मैगस्थनीज, एक डायमेकस, एक डायनेशियस आया था। ठीक है, मैगस्थनीज ने इंडिका की क्या की थी, रचना की थी। ठीक है, डायमेकस की बात करें तो सीरियन नरेश क्या अंतियोकस का राजदूत था, यह बिंदुसार के राजदरबार में आया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर पूछेगा क्या बताओ मुझे, डायनेशियस पूछेगा तो मिस्र नरेश टॉलमी फिलोडोफलस के राजदूत था, जो बिंदुसार प्लस अशोक के दरबार में आया था। कुछ विद्वान बोलते हैं बिंदुसार के उसमें आया था, कुछ बोलते हैं किसके, अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, प्लिनी पूछेगा, प्लिनी इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। टॉलमी की पुस्तक पूछेगा ज्योग्राफी हो गया। किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पूछेगा पेरिप्लस ऑफ द एंथियंसी, ये किसकी है, किसी अज्ञात लेखक की है। ठीक है, नेक्स्ट आपके चीनी यात्रियों का विवरण हो गया। चीनी यात्री बौद्ध क्या थे, मतानुयायी थे, मतलब कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे चीनी यात्री। इसमें सबसे पहला फाहियान आता है। ठीक है, 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। आपसे पूछेगा कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ह्वेंसान पूछेगा तो किसके शासनकाल में, बताओ मुझे, हर्षवर्धन हौसे ह्वेंसान हौसे हर्षवर्धन। ठीक है, इसकी रचना पूछेगा सी युग की इसकी रचना है। ठीक है, अगर पूछेगा किसका, फाहियान की फोक्यू की और ह्वेंसान का पूछेगा सी यू की। तो ह्वेंसान किसके उसमें आया था, हर्षवर्धन के उसमें आया था। फाहियान किसके उसमें आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उसमें आया था। इत सिंह पूछेगा तो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन इसने किया था। इस सिंह में बता देता हूँ, इत सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आता है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया। ठीक है, विक्रमशिला के विश्वविद्यालय और उनके बारे में क्या करता है, परिचर्चा करता है। और इसके समय में कैसा भारत था, क्या कैसी उसकी आर्थिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति, उसके बारे में इसने बता रहा है। ठीक है, संगयुंग पूछेगा तो क्या संगयुंग भारत की यात्रा में कब 515 ईसा पूर्व से 520 ईसा पूर्व के बीच आया था। तो ये आपके चीनी यात्री थे। अब आपका अंतिम है क्या, अरब यात्रियों का विवरण है। इसमें पहला आपका अल बरूनी आता है, अल बरूनी। तो अल बरूनी आपको बता दूं, यह 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, पूछेगा अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इंपोर्टेंट है, इसकी रचना किताब उल हिंद भारत की खोज, ठीक है, किस भाषा में, अरबी भाषा में। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो आपने बताया अल बरूनी की है। कौन सी भाषा में है, आपने बोला अरबी भाषा में है। ठीक है, सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में एडवर्थ साची ने अरबी भाषा से तहकीक हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। ठीक है, अल बिलादुरी हो गया, सुलेमान हसन निजाम हो गया, फरिश्ता हो गया, निजामुद्दीन हो गया, इब्न बतूता आदि, ये क्या सब है, अरब यात्री है। ठीक है, दूसरा आपका इब्न बतूता है। बात करूं तो इसकी प्रमुख रचना क्या है, रेहिल्ला। इब्न बतूता की प्रमुख रचना रेहिल्ला, बहुत बार पूछा गया है। इसके द्वारा जो लिखा गया जो यात्रा वृत्तांत है रेहिल्ला है। ठीक है, भाषा कौन सी है उसकी, अरबी भाषा। रेहिल्ला की भाषा कौन सी है, अरबी भाषा है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप की आर्थिक राजनीतिक जीवन के विषय में रोचक जानकारी प्रदान क्या करता है, रेहिल्ला करता है। किसकी है, इब्न बतूता की है। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था उसने किस अरब यात्री को क्या किया था, दिल्ली के पद पर काजी नियुक्त किया था। तो किसे किया था, तो आपने बोला किसे किया था, बताइए मुझे फटाफट। इब्न बतूता को
किया था, ठीक है। भारत में उसे अपना राजदूत बनाकर भी इसे चीन भेजा था, इब्न बतूता को, ठीक है। भारत में भी उसे क्या, मैं बता देता हूँ, उसने क्या बाद में क्या किया, अपना राजदूत बनाया, इसे चीन भेज दिया गया। तो हमने इतिहास का पहला वीडियो फास्ट रिवीजन, ठीक है, जल्दी फटाफट रिवीजन हमने कंप्लीट किया, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स हैं कैसे आपको तैयारी करना है। तो आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है, मेहनत संघर्ष आपका होगा मार्गदर्शन, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा का होगा। जुड़ना है उत्तराखंड से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आपके लिए क्या हो जाए, आपका लेक्चरर स्क्रीनिंग हो गया, ठीक है, लोअर पीसीएस हो गया, अपर पीसीएस हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, वीपीडीओ हो गया, वीडियो हो गया, ठीक है। और आपके जितने भी कनिष्ठ सहायक हो गए, जितने भी उत्तराखंड में क्या यूके ट्रिपल एस सी प्लस यूके पीएससी क्या कराएगा, एग्जाम कराएगा, उनकी दृष्टि से हम क्या करेंगे, वही चीज़ें आपको बताएंगे जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कम समय में उन्हीं सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, संलग्न करेंगे। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको निःशुल्क यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने उन साथियों के साथ पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। जल्द ही एक नई बेहतर क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।